हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सेक्टर 36। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है ईयर 2005 दिल्ली को दिखाते हुए, जहां पर हम एक प्रेम नाम के आदमी को देख पाते हैं जो उस वक्त एक बड़े से बंगले में एक लेविश लाइफ एंजॉय करते हुए SBC देख रहा होता है। मतलब सब बनेंगे करोड़पति। और वो आदमी वैसे तो उस घर में एक नौकर था, लेकिन उस वक्त वो वहाँ का मालिक था क्योंकि उसका मालिक बिजनेस के मामले में कहीं बाहर गया हुआ होता है। और हम ये देख पाते हैं कि प्रेम की मेमोरी भी काफी अच्छी है और उसे तो SBC में पूछे गए सारे ही सवालों के जवाब आ रहे थे। और उसका एक यही सपना था कि काश वो भी कभी SBC में पार्टिसिपेट कर पाता, क्योंकि वो काफी गरीब था और उसने अपनी बीवी और अपनी एक बच्ची को गांव में छोड़ा हुआ था और उसे अपने लाइफ में सिर्फ बहुत सारे पैसे चाहिए थे क्योंकि वो भी अमीर बनना चाहता था और उनकी तरह लाइफ जीना चाहता था। और तब वो अपने वाइफ से बात करने के बाद वो एक धारदार बुच्चर नाइफ वगैरह निकालता है और चल देता है टॉयलेट की ओर, जहाँ पर उसने एक 14 साल की स्कूल की बच्ची को मार कर रखा था। प्रेम तब उसके पास जाता है और उसके सॉक्स वगैरह निकाल कर उसकी बोटी बोटी कर डालता है और ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि हर जगह सिर्फ खून ही खून फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम SI रामचरण पांडे को देख पाते हैं जो कि काफी साफ सुथरे विचारों के थे, जो शुद्ध हिंदी बोलने में काफी अच्छे थे और वो उस वक्त अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ रहा करते थे और अपने पिताजी के उसूलों पर चला करते थे, जो न्यूटन्स के एक लॉ को दर्शाता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो हर किसी पर लागू होता है, इंसान से लेकर प्रकृति पर भी। और पहले तो हम उन्हें रिश्वत लेते हुए भी देखते हैं और उस वक्त वो सिर्फ सिस्टम के कहे सुने में चल रहे थे और भावनाओं की उनकी नजरों में कोई भी कीमत नहीं थी। क्योंकि जब एक पिता अपने लापता बेटी का FIR लिखवाने के लिए उनके पास में आता है, वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी बच्ची खो गई है तो इसमें उनकी लापरवाही है और क्या पता उनकी बेटी कुछ समय बाद लौट आए। और क्योंकि वो पिता बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, वो उन्हें कुछ पैसे देकर उन्हें दिलासा दे देते हैं कि वो वापस आ जाएगी। तब वो पिता अपने बेटी की मिसिंग पोस्टर को वहाँ के बोर्ड पर लगाने के लिए जाता है। तब हम उस पूरे बोर्ड को ही बच्चों की मिसिंग पोस्टर से भरा देखते हैं। मतलब उसकी बच्ची कोई पहली बच्ची नहीं थी जो लापता हुई थी और पुलिस भी आज तक उनका कोई अता पता नहीं लगा पाई थी। और उनकी बच्ची वही थी जिसे प्रेम ने अपने टॉयलेट में काट बाल डाला होता है। जिसके बाद हमें स्लम एरियाज के बच्चों का क्रिकेट मैच दिखाया जाता है और खेलने के दौरान जब बॉल जाकर गटर में गिर जाता है तब एक अली नाम का बच्चा उसे निकालने के लिए जाता है। तब उसकी नजर गटर में पड़ी एक हाथ पर पड़ जाती है जो सड़ चुका था। जिसके बाद हम पुलिस को वहाँ पर देखते हैं जिन्हें वहाँ के लोगों ने बुलाया था उस हाथ के विषय में, और वो पुलिस वहाँ पर आते ही उस हाथ को बंदर या लंगूर का हाथ बताकर बात टाल देती है। और रामचरण तब अली के सतर्कता के लिए उसे 100 रुपए का इनाम देकर बात रफा दफा कर देते हैं। और ये सारी वारदात प्रेम अपनी बिल्डिंग से बड़ी खुशी खुशी देख रहा होता है। तब उसी रात को जब अली के पिता दुकान से अंडे लाना भूल जाते हैं तब वो अली को दुकान पर भेज देते हैं। तभी रास्ते में जाते समय प्रेम उसे चॉकलेट्स दिखाकर ललचवाता है और अली तो था ही गरीब, तो वो तुरंत ही उसके झांसे में आ जाता है। और प्रेम तब बड़ी आसानी से अली को पकड़कर अपने घर उठा ले जाता है और उसे बेड से बांध कर रख देता है। और भले ही अली उसे छोड़ने के लिए प्लीड कर रहा होता है, प्रेम को उस पर कोई दया नहीं आती और वो कहता है कि वो पहले उसके साथ में कुछ देर खेलेगा और बाद में उसे अच्छे से सुला देगा। लेकिन जब अली उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब प्रेम उसे पकड़कर दीवार की ओर धक्का दे देता है। तब अली का सर दीवार से टकरा जाता है और वो तब तुरंत ही मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हमें प्रेम के बचपन का सीन दिखाया जाता है। और शायद प्रेम के माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए वो अपने मामा के साथ में रहा करता था जो एक कसाई का काम करते थे और उनका खुद का बुच्चड़ खाना था। और हर रोज काम खत्म होने के बाद प्रेम के मामा उसे सेक्सुअली हरेस किया करते और इसलिए प्रेम हमेशा डरा सहमा सा ही रहता था। लेकिन उस दिन प्रेम के सब्र का बांध टूट गया और जैसे ही उसके मामा उसके साथ में रोज का गंदा कारनामा शुरू करते हैं, प्रेम एक बुच्चर नाइफ उठाता है और अपने मामा की बोटी बोटी कर डालता है। और शायद उसके इसी पास्ट की वजह से वो प्रेजेंट में एक साइकोपैथ सीरियल किलर बन चुका था।
सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम प्रेम को एक हॉस्पिटल कंपाउंडर को एक बॉक्स पकड़ाता हुआ देखते हैं जिसमें शायद कोई ह्यूमन ऑर्गन था, क्योंकि वो कह रहा था कि वो सड़ जाएंगे। और शायद ये उस बच्चे अली का ही हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडर के चले जाने के बाद कुछ कचड़े वो गटर में फेंक देता है और खून से लाल टॉयलेट को वो धो रहा होता है। और साफ सफाई इसलिए चल रही होती है क्योंकि उसका मालिक घर वापस आने वाला था। और उस वक्त उसका मालिक हमें हरियाणा में दिखाया जाता है, जो अपने फैमिली के साथ में अपने पोती का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसका नाम सिर्फ बस्सी था। और उसकी नजरों को तो ही देखकर पता चल रहा था कि वो कितना बड़ा ठरकी है, क्योंकि वो एक महिला को देखते ही उसकी ओर देखने लगता है। तब वो फोन पर एक चुमकी नाम के कॉल गर्ल को अपने घर पर बुलाने के लिए बोल रहा होता है, जो उस वक्त अपने घर पर दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रही थी। और फिर हमें प्रेम के जरिए मारे गए सारे मासूम बच्चों को दिखाया जाता है, और वो सारे ही बच्चे गरीब थे, इसलिए पुलिस भी उनके केस को हल्के में ले रही थी और पुलिस उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है रामचरण पर, जो रामलीला के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं। और रामचरण ने तो रामलीला में भाग भी लिया था रावण के रोल में, और वहीं पर प्लानिंग बन रही थी प्रेम की एक और बच्ची को किडनैप करने के लिए कंपाउंडर के साथ में मिलकर। तभी उसी वक्त चुमकी के फादर रामचरण के पास आ जाते हैं अपनी लापता बेटी का कंप्लेन लेके, क्योंकि थाने में उसकी सुनवाई हो ही नहीं रही थी। और यहाँ पर जब वो रामचरण के पास आते हैं, वो भी उन्हें थाने भेजते हैं, जिस बात से चुमकी के फादर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रामचरण उनके बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। तब गुस्से में चुमकी के फादर के मुंह से निकल जाता है कि अगर आपकी बच्ची के साथ में ऐसा होता तब आपको मेरा दर्द पता चलता। और इस बात को सुनते ही रामचरण तो आग बबूला हो जाते हैं, और चुमकी के फादर को तब डर के मारे वहाँ से जाना पड़ जाता है। और जैसे ही रामलीला खत्म होती है, रामचरण की बेटी मिसिंग हो जाती है जब वो टॉयलेट गई हुई होती है, लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता थी। लेकिन तभी उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ जाती है, क्योंकि वो पहचान रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को कौन सी साड़ी पहनाई थी। और उस वक्त एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे उठाकर ले जा रहा था, और जैसे ही रामचरण उसका पीछा करते हैं, उस आदमी यानी प्रेम को उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है, और वो उस बच्ची को एम्बुलेंस में डाल ही नहीं पाता। और रामचरण तब जल्दी से प्रेम का पीछा करने लगते हैं, और दोनों में तब खूब भागा दौड़ी होती है, लेकिन रामचरण उसे पकड़ नहीं पाते। और प्रेम को जब पता चलता है कि वो एसआई की बेटी है, प्रेम डर के मारे कुछ सीडी टेप्स अपने वाइफ के पास गांव भेज देता है। और यहाँ रामचरण अपनी बच्ची के साथ में घटित उस हादसे की वजह से अंदर तक हिल जाते हैं, और तब उनमें इंसानियत जाग उठती है, और तब वो चुमकी के केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बड़े से खानदानी रईस के बेटे, जिसका नाम विहान होता है, उसे देखते हैं, जिसे वो किडनैपर्स स्कूल बस के सामने से ही किडनैप कर ले जाते हैं। जिसके किडनैपिंग के बाद सारे ही पुलिस अथॉरिटीज उस रईस खानदानी बच्चे की किडनैपिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो अमीर था। लेकिन रामचरण सिर्फ चुमकी के केस में ही बिजी थे, और इस मामले में वो बस्सी साहब के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि चुमकी के फादर का कहना था कि उनकी बेटी बस्सी साहब के पास एक सेक्रेटरी का काम किया करती थी, और बस्सी साहब ने ही उसे किडनैप किया है, क्योंकि चुमकी के फिक्स रिक्शा वाले ने उसे बस्सी साहब के घर के पास ही उतारा था, और वो तब से वापस नहीं आई। लेकिन बस्सी साहब रामचरण से कहते हैं कि वो भले ही उसे जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि चुमकी इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वो उनके घर पर आई ही नहीं, और वो तो काम के सिलसिले में ट्रेवल करते रहते हैं, और वो उस वक्त घर में थे ही नहीं। और हम उनके बातों से ये समझ पाते हैं कि उनका बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, जैसे कि होम मिनिस्टर के बेटे और रामचरण के बॉस जवाहर रस्तोगी से भी। और तभी अचानक से चुमकी के फादर जबरदस्ती घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और बस्सी पर कई गंदे इल्जाम लगाने लगते हैं। तब बस्सी से रहा नहीं जाता और वो कह देता है कि चुमकी एक कॉल गर्ल है और उसके फादर ही उससे ये धंधा करवाते हैं और वही उसके दलाल है, जिसके लिए वो हर रात के लिए उसे अलग से पैसे देते हैं और उसके फैमिली को पालने के लिए अलग से। तब रामचरण को चुमकी के फादर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुमकी को खोजना जारी ही रखते हैं अपने बॉस के रोकने पर भी, क्योंकि उनका मानना था कि इन गरीब लोगों के बच्चों को कोई किडनैप नहीं करता, बल्कि उनके माँ बाप ही उन्हें बेच देते हैं पैसों के लिए, और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे प्रोडक्टिव केस को हैंडल करना होगा, तभी उसका प्रमोशन हो पाएगा। जैसे वो उस रईस बच्चे विहान की किडनैपिंग के केस के पीछे पड़े थे, कि पूरे देश की उस पर नजर है और उसका बॉस उसे खुद के लिए लॉयल रहने के लिए बोलता है, जो शायद ही अब रामचरण से हो पाएगा। तब इसके बाद जब वो अपने डिपार्टमेंट में पहुंचता है, चुमकी के रिक्शे वाले का फोन देखकर वो अंदाजा लगा लेता है कि ये फोन तो किसी लड़की का लग रहा है, जो असल में था चुमकी का। जो जानने के बाद रिक्शा वाले की तो जमकर कुटाई होती है, जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि प्रेम ने चुमकी का सेलफोन उसे दिया था
ताकि वो उस सेल फोन को नदी नाले में फेंक दे, लेकिन उसने लालच के मारे उस सेल फोन को फेंका ही नहीं बल्कि अपने पास में ही रख लिया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन रामचरण जवाहर को दे रहा होता है, जबकि उसने रामचरण को मना किया था कि वो बस्सी को इसमें ना घसीटे। इसलिए तब जवाहर गुस्से में रामचरण को तुरंत ही सस्पेंड कर देता है, क्योंकि वो तो था ही पूरी तरह से करप्ट और बस्सी ठहरा उसका दोस्त। और उसे तो सिर्फ प्रमोशन से मतलब था, क्योंकि उसने विवान और उसके किडनैपर को ढूंढ निकाला था, जिस वजह से उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही थी मीडिया में। और फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रामचरण सस्पेंड होने के बाद भी प्रेम पर अपनी नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद हम प्रेम को देख पाते हैं, जो बस्सी के कहने पर उसका वीडियो कैमरा लाने जाता है, जिसमें बस्सी ने पॉर्न रिकॉर्ड किया हुआ होता है 2 फॉरेनर लेडीज के साथ में। और बस्सी ऐसे घटिया काम भी किया करता था। और यहाँ पर रामचरण वापस से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे और जवाहर का तो ट्रांसफर होने वाला था। तभी रामचरण का कॉलिग पाठक उसे हॉस्पिटल के कंपाउंडर की ओर इशारा करता है कि इसने रामचरण की बेटी को बिना पैसे के ही हॉस्पिटल पहुंचाया था। और रामचरण तो पहले से उसे प्रेम के साथ देख चुका था, तो वो समझ गया था कि वो कंपाउंडर एम्बुलेंस लेकर उसके बेटी को ही किडनैप करने के लिए खड़ा था। इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल जाकर उस कंपाउंडर को ही किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर उसकी खूब कुटाई करके उसके मुंह से प्रेम का नाम उगलवा लेते हैं कि ये सारी किडनैपिंग्स वही करता है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। फिर हम वो प्रेम को देख पाते हैं जो जवाहर की जगह पर आया था टेम्पररी पोस्टिंग के तहत, और इन 10 सालों में उनकी 11 बार पोस्टिंग हो चुकी थी। हम समझ ही सकते हैं कि वो थोड़े से ईमानदार हो सकते हैं। जिसके बाद हमें हरियाणा के कुछ पहलवानों को दिखाया जाता है जो लोगों को मारने की सुपारी लेते थे। तब वो लोग रामचरण के पहुंचने से पहले ही आकर कंपाउंडर को उठा ले जाते हैं और रामचरण को तब भूपेन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि उसकी बताई हुई बातें भूपेन के सामने साबित नहीं हो पाई। और ऐसा तब भी हो गया जबकि उसका साथी पाठक कंपाउंडर पर नजर रख रहा था। जिसके बाद भूपेन रामचरण को प्रेम को अरेस्ट करने की अनुमति दे देते हैं और प्रेम को तब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसका बयान लिया जाता है। तब कुछ ही पल में समय होने वाला था एसपीसी शो का, जो प्रेम को बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए पांडे उससे जो भी सवाल पूछता है वो बताने के लिए राजी हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने चुमकी के पल्लू से ही उसका गला घोटकर उसे मार डाला, क्योंकि चुमकी प्रेम के गरीबी का मजाक बना रही थी और वो उसके साथ में इंटीमेट होने से मना कर रही थी इसलिए। और उसे मारने के बाद जैसे उसने अपने मामा को मारकर उसका मांस खा डाला था, वैसे ही उसे भी पकाकर खा डाला, क्योंकि बचपन से ही उसे इंसानी मांस खाने की तलब लग गई थी। और वो कहता है कि वो चुमकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे मारने के बाद उसके साथ में इंटीमेट हुआ। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन दूसरा सवाल जो रामचरण पूछता है कि क्या बस्सी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो हद से ज्यादा वफादार था अपने मालिक के लिए और अगर वो उनका नाम बताता तो उसे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था और इस तरह से वो आसानी से छूट जाएगा। उसे अपने पप्पा जी पर इतना यकीन था। तब उस रात को प्रेम को पूरी रात सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती है एसपीसी के बिना, क्योंकि वो तड़प रहा था उसे देखने के लिए। और कुछ समय बाद पुलिस अथॉरिटीज प्रेम के साथ उनकी जगह पर जाती है उन लाशों को खोदकर निकालने के लिए, मोस्टली चुमकी की लाश को। और वैसे तो प्रेम ने तकरीबन 24 बच्चों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन कभी किसी की पूरी लाश किसी की नजरों में नहीं पड़ी कि प्रेम सबकी लाशों को काटकर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी वगैरह निकालकर बेच देता था और उनके सरों को वहीं जमीन में दफन कर देता था। और पुलिस को जब चुमकी का सर बरामद हुआ तो गटर की भी तलाश की जाने लगी, जहां पर बहुत सारे हड्डियां वगैरह बरामद हुए और बदबू भी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। और इन सारी चीजों को देखकर पब्लिक भी बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, लेकिन देश के बड़े ऑफिसर तब भी बस्सी और प्रेम को बचाने में जुटे हुए थे, क्योंकि बस्सी की बड़े बड़े लोगों से पहचान थी। लेकिन फिर भी पब्लिक को दिखाने के लिए बस्सी को अरेस्ट किया गया और दोनों को ही तिहाड़ जेल भेजा गया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और तब गुस्साए लोगों ने उसके घर के बाहर खूब तोड़फोड़ किया और तब बड़े लोगों के चलते रामचरण और सर्विस पर तैनात ऑफिसर को डिसमिस और सस्पेंड कर दिया जाता है और वापस से जवाहर को ही बस्सी के केस का सुपरवाइजर बना दिया जाता है, जहां पर वो पूरी कोशिश करता है कि बस्सी बच जाए। और वो तभी सारा इल्जाम सिर्फ प्रेम के ऊपर ही डाल देता है, ये कहकर कि बस्सी तो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है और प्रेम घर के अंदर क्या करता है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं। और तब हर जगह मीडिया में सिर्फ यही खबर फैल जाती है। तब रामचरण ये देखकर प्रेम से मिलने के लिए जाता है ताकि उसे बस्सी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। और वो तब जानबूझकर प्रेम को भड़काता है कि उसके पप्पा जी यानी बस्सी अब उसे नहीं बचाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सारा इल्जाम प्रेम के मत्थे पर डाल दिया है।
और अब तो प्रेम जेल में ही सड़ने वाला है और अब तो उसकी फैमिली भी बेसहारा हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंडर भी किडनैप हो चुका है, तो उसकी फैमिली तक पैसा कौन पहुंचाएगा। और तब ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और आक्रोशित भी, कि उसकी फैमिली और गांव वालों को भी पता चल गया है कि उस पर क्या इल्जाम लगे हैं, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तब प्रेम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और इमोशनल होकर तब प्रेम रामचरण से एक सबूत के बारे में बता देता है जो उसके गांव में उसके बीवी के पास था। तब दूसरे ही दिन वो पाठक से लैपटॉप वगैरह मंगाता है और सीधे जा पहुंचता है प्रेम के गांव। और वो तब उसकी वाइफ से प्रेम द्वारा भेजी गई उस कैसेट को मांग लेता है जिस पर लिखा हुआ था सदाबहार तराने। तब रामचरण जल्दी से उस कैसेट को अपने लैपटॉप में प्ले करता है, जिसमें से बस्सी की आवाज आ रही थी, जो शायद चुमकी या उन बच्चों के साथ में कुछ गलत काम कर रहा होता है, जो रामचरण से भी देखा नहीं जा रहा था। और तब रामचरण वो कैसेट लेकर वापस आने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें तब कोई साधन ही नहीं मिल रहा था। इसलिए जब वो एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं अपनी ओर, वो उससे लिफ्ट मांग लेते हैं। और ये वही पहलवान लोग होते हैं जिन्होंने कंपाउंडर को किडनैप करके उसे मार डाला होता है काट बाल कर। वो लोग तब रामचरण से कहते हैं कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, और वो लोग तब रामचरण को एक चिट पकड़ाते हैं, जो रामचरण सोचता है कि शायद इसमें कोई एड्रेस है, लेकिन वो निकलता है खुद रामचरण का ही फोटो। मतलब इस बार उन्हें रामचरण को मारने की सुपारी मिली थी, और इससे पहले कि रामचरण कुछ कर पाता, वो लोग तुरंत ही रामचरण को मौत के घाट उतार देते हैं और उस कैसेट को भी तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हिसाब से बस्सी बरी हो चुका था और रामचरण के पद पर तब पाठक बैठ चुका था, जिसमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड और ईगो था, और वो रामचरण जैसा हम्बल तो बिल्कुल भी नहीं था अपने कॉलिग्स के साथ में। और हम जब उसका पूरा नाम यहाँ पर देखते हैं, तब हम ये जान पाते हैं कि जवाहर जिस श्रवण कुमार से बातें कर रहा था, वो असलियत में पाठक ही था, और पाठक ही रामचरण के हर स्टेप की इंफॉर्मेशन उसे दे रहा था, जिस वजह से कंपाउंडर और रामचरण दोनों ही मारे गए। और इसी तरह के करप्ट ऑफिसर्स का प्रमोशन होता है, ये हर फील्ड में होता है, और ईमानदार लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तब रामचरण का दूसरा कॉलेज जो होता है, जब बोर्ड के पास से गुजरता है, तब हम रामचरण के मिसिंग पोस्टर को देख पाते हैं। मतलब रामचरण की लाश का भी अता पता नहीं चला, और शायद उसकी भी बोटियां करके उसे जला दिया गया होगा। नेक्स्ट हम रामचरण के कॉलीग को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें रामचरण को मारने वालों को पकड़ लिया गया था, जो कि खुशी की बात थी। और तभी उनके घर के बाहर कोई एक पार्सल रखकर गायब हो जाता है, जिसमें वापस से एक कैसेट रखा हुआ होता है, जिसमें लिखा हुआ था और भी सदाबहार तराने। मतलब कोई चाहता था कि उन कल्प्रिट्स को सजा मिले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर बदल दिया गया है, और रियलिटी में तो ये केस और भी ज्यादा डरावनी है। और ये केस नोएडा निठारी का है, और सेक्टर 36 में ये नहीं घटित हुआ था, बल्कि ये सेक्टर 31 में घटित हुआ था। और इस मूवी में प्रेम ने सुरेंद्र कोहली का रोल प्ले किया था और बस्सी ने मोनिंदर पंडेर का। और जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि प्रेम ने जल्दी से जल्दी सब पुलिस स्टेशन में आते ही उगल दिया, ऐसा तो असलियत में कुछ भी नहीं हुआ था। और सीबीआई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि हमने मूवी में देखा कि सारे ही लोग बिके हुए थे। और सीबीआई का तो रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी पेचीदा केस सॉल्व ही नहीं कर पाई थी। और भला इतना सब कुछ मिलने के बाद भी पता नहीं और कौन से सबूत चाहिए थे इनको फांसी देने के लिए। और ये दोनों आराम से बेल पर घूम रहे हैं अब भी। और अगर कोई गरीब सिर्फ ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है तो कानून उनके लिए बिल्कुल तगड़ा हो जाता है। और जेल में तो मोस्टली सिर्फ बेगुनाह लड़के ही रहते हैं, और असली कसूरवार तो पकड़े ही नहीं जाते, और पकड़े भी जाते हैं तो वह आराम से अपने सुख सुविधाओं के साथ जेल में रहते हैं। और असली मुजरिम को तो पकड़ने की किसी में हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि पैसे से तो उनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। और ऐसी चीजों को तो देखकर देश की न्याय व्यवस्था पर से तो विश्वास ही उठ जाता है। खैर, इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।